साथियों, एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम बाई आरके में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने ज्योग्राफी के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया की चर्चा की थी। अब हम पॉलिटी के अंतर्गत पॉलिटी से संबंधित जितनी भी चर्चाएं जीरो से अप लेवल तक की चर्चाएं करेंगे, जिसमें आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं संविधान के बारे में। तो पॉलिटी की क्लासेस हैं, भारतीय संविधान की चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर संविधान होता क्या है? संविधान क्या है? संविधान वह होता है, एक प्रकार का मौलिक या लिखित दस्तावेज होता है जिससे किसी देश का शासन संचालित होता है। एक मौलिक दस्तावेज होता है जिससे उस देश का शासन संचालित होता है। संविधान एक होता है संविधान, एक होता है संवैधानिक। ये टर्मोलॉजी है जो आप लोग स्टार्टिंग में जान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। असंवैधानिक और गैर संवैधानिक और सांविधिक या वैधानिक। संवैधानिक की बात करते हैं। संवैधानिक का मतलब होता है कि जिसका प्रावधान संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया जाता है, वह संवैधानिक कहलाता है। असंवैधानिक जो संविधान के विरोधी हो, वह अविसंवैधानिक कहलाएगा। गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक का मतलब है कि ना तो उसका प्रावधान संविधान में है, ना तो वह संसद के द्वारा किसी कानून या विधायिका के द्वारा कोई विधेयक या कानून का निर्माण नहीं किया गया है। ये गैर संवैधानिक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे नीति आयोग, इसका प्रावधान ना तो किसी संविधान में है, ना ही यह संसद के द्वारा कोई कानून बना करके इसको निर्मित किया गया है। असंवैधानिक के अंतर्गत आएगा एनजेएसी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको 99वां संविधान संशोधन 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। सांविधिक या वैधानिक, इसका तात्पर्य है कि संसद के द्वारा विधेयक को पारित करके वह कानून का निर्माण किया गया है, वह वैधानिक या सांविधिक के अंतर्गत आता है। तो ये चारों टर्मिनोलॉजी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है संविधान। संविधान के अंतर्गत हम देखते हैं एक टर्मिनोलॉजी आता है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था किसे कहते हैं? यह संसद के द्वारा बनाए गए कानून और न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय, संसद के द्वारा बनाए गए कानून और न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय द्वारा तथा गैर संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं वो राजव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। ये पांचों टर्मिनोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये है मौलिक दस्तावेज या लिखित दस्तावेज। दूसरा संवैधानिक, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये। संवैधानिक के अंतर्गत आपका अनुच्छेद आ जाएगा, जितने 1 से 395 के अंतर्गत। सांविधिक और वैधानिक में आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एससी आयोग, एनसीएससी। अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के अंतर्गत विधायिका के अंतर्गत कौन कौन से सदन होते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। ये हो गए बेसिक चीजें। भारत में निम्न सदन एवं उच्च सदन। भारत में जो निम्न सदन होता है उसको कहते हैं लोकसभा, और जो उच्च सदन होता है उसे कहते हैं राज्यसभा। और इसमें जब राष्ट्रपति मिल जाते हैं तो यह कहलाता है संसद। अमेरिका में निम्न सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जबकि उच्च सदन को कहा जाता है सीनेट।
और सीनेट में 50 प्रांत हैं, प्रत्येक प्रांत में 2-2 सीटें हैं, तो टोटल 100 सीटें होती हैं। ब्रिटेन में निम्न सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन, और उच्च सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आगे चल करके आप लोगों को यह देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सरकार के अंग के बारे में। इसी में देखते हैं भारत सरकार के अंग। भारत सरकार के अंग के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। अब आप लोगों को बता दें कि विधायिका जो होती है वो कानून का निर्माण करती है, ये विधायिका होती है। विधायिका कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। न्यायपालिका कानून का रक्षक करती है या न्याय दिलाने का कार्य करती है। विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका जो है वह न्याय दिलाने का कार्य करती है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब जनरल बातें कर रहे हैं अभी हम, जो कि आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि संस्थात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर। संस्थात्मक शासन प्रणाली या भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या अमेरिका में संचालित है। अब हम इसकी तुलना करेंगे और अंतर करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन कौन से अंतर इसमें पाए जाते हैं। तो पहला अंतर हमको दिखता है कि जो संस्थात्मक शासन प्रणाली है इसमें विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है, यानी विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर इसमें देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक होती है। फिर अब क्या हो सकता है संस्थात्मक शासन प्रणाली में, मैंने बताया कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि अगर इसमें हम देखें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, तो इसमें जो कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संस्थात्मक शासन प्रणाली में आप लोग देखेंगे कि जो यहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तब इसमें देखेंगे कि जो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। फिर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, यहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का कोई प्रावधान नहीं होता, राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है।
यानी कि सर्वोच्च पदाधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि संस्थात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वे मंत्रिमंडल के सदस्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वे विधायिका के ना होकर के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो संस्थात्मक शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख यानी प्रधानमंत्री होता है उसका प्रायः जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है उसमें जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है प्रायः। प्रायः 5 वर्ष इसलिए बता रहे हैं संस्थात्मक शासन प्रणाली में क्योंकि यहाँ संस्थात्मक शासन प्रणाली में किसी भी वक्त अविश्वास प्रस्ताव पारित करके 5 वर्ष के पूर्व भी सत्ता को पदस्थ किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अब 5 अंतर हो गए हैं, और भी कोई अंतर बचता है क्या? एक अंतर और लिख लीजिए, जिसमें संस्थात्मक शासन प्रणाली में सामूहिक नेतृत्व पर आधारित होता है। इसका अर्थ यह है कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं यानी कि मंत्री, वो साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। ये टुकले महोदय ने कहा था, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया या किसी कारणवश प्रधानमंत्री का त्यागपत्र दिया जाता है तो उसमें सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य अपदस्थ हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के जो सामूहिक नेतृत्व पर आधारित होता है, जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में यह सामूहिक नेतृत्व पर ना होकर के एक व्यक्ति के नेतृत्व पर आधारित होता है। वह व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नेतृत्व पर आधारित होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर नोट कर रहे हो कोई तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट अब एक टॉपिक हम देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद, उस भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं, ये सब देख लेते हैं। छब्बीस जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के समय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। अब हम एक एक करके भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके बात करेंगे हम। अब भाग 1 की बात करते हैं। पहला देखते हैं तो भाग 1 में दिया हुआ है
संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये आ जाएगा अनुच्छेद 1 से 4 तक। फिर दूसरे में दिया हुआ है सिटीजनशिप, नागरिकता, यह है 5 से 11। तीसरे में है मौलिक अधिकार, यह है 12 से 35 तक। चौथे में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह है 36 से 51। पांचवा भाग आता है, लेकिन इसके बीच में 4A आता है, जिसे कहते हैं मूल कर्तव्य, यह होता है 51। भाग 5 आता है संघ, 52 से 151 तक। फिर 6वां नंबर आता है राज्य का, जिसमें 152 से 237 तक होता है। 152 से 237 होता है। और जो 7वां है भाग, वह निर्दिष्ट कर दिया गया है, ये था 238, जो आपकी नहीं है। फिर 8वां भाग हम देखते हैं, तो इसमें आता है संघ राज्य क्षेत्र, 238 से लेकर के, या 238 से 239 से 242 तक। 238 तो निर्दिष्ट हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नौका, पंचायत, फिर नौखा, सहकारी समिति। पंचायत हमारा आ जाएगा 243, 243 से ए से लेकर के 243 जेड जी तक, 243 ए से 243 जेड जी तक। फिर सहकारी समितियां आती हैं। फिर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आते हैं 10वें नंबर पे। फिर 11वें में आते हैं केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध आते हैं, ये रहेगा अनुच्छेद 244 से 244 ए, और ये 245 से 263। फिर 12वां हमारा था वित्त से संबंधित जो भी विभाग होते हैं, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ये आ जाता है 263 से लेकर के 263 हो गया, 264 से 300 का के मध्य आता है। फिर उसके बाद 13वां नंबर आता है हमारा। 13वें में दिया हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य, 13वें में दिया हुआ, जो कि 301 से 307 के मध्य होता है। फिर उसके बाद 14वां हम देखते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है इसमें, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं। यह 308 से 323 तक होता है। फिर 15वें दिया हुआ है निर्वाचन की बात की गई है। ऐसे इसके पहले 14 का देख लेते हैं, तो ट्रिब्यूनल की बात की गई है, अधिकरण। 15वें में निर्वाचन की बात की गई, 323 का 324 से लेकर के 329 तक, ये इतने 15 भाग हो गए, 329 अनुच्छेद तक पहुंचे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट इसको बताते हैं।16वां जो पॉइंट आता है हमारा, वह आता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की जाती है, जो कि 330 से 342 होता है। फिर उसके बाद 17वां पॉइंट आता है। 17वें पॉइंट में राजभाषा की बात की गई है, जो कि 343 से 351 के मध्य है। 18वें में हम देखते हैं तो आपात उपबंध है, जो कि 352 से 360 की ओर अग्रसरित होता है। फिर प्रक्रिया की बात की गई है 19 में, प्रक्रिया के अंतर्गत 361 से 367 की बात की गई है। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है, अनुच्छेद 368 में। 21 में बात किया गया अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध,
जो धारा 370 हटा था, ये 369 से लेकर के 392 तक देता है अनुच्छेद। फिर 22 में हम देखते हैं तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में, प्रतिकृत पाठ एवं निरसन की बात की गई है, जो कि 392 से 395 की अनुच्छेद तक जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अनुसूचियां। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुसूचियां। हमें क्या था कि संविधान जब निर्माण होकर के तैयार हुआ था, लागू हुआ, तो उस समय 8 अनुसूची थी। कौन कौन सी थी? पहले अगर हम अनुसूची देखें, अनुसूची नंबर 1, तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। फिर अनुसूची नंबर 2 में बताया गया है वेतन भत्ते की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में बात किया गया है शपथ की बात की गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है, अनुच्छेद में किया गया है। फिर अनुसूची नंबर 4 में किया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फिर 5वां में कहा गया है अनुसूचित जाति के लिए प्रशासन क्षेत्र। 6वीं अनुसूची में कहा गया है कि जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए जनजाति प्रशासन क्षेत्र की बात की गई है। इसको याद रखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अनुसूची नंबर 7 में कहा गया है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूचियों की चर्चा की गई है। अनुसूची नंबर 8 में भाषा, 22 भाषा का प्रावधान किया गया है। अब 8 अनुसूची तो हमारी हो गई, जो कि मूल संविधान का भाग है। अब 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। अब लोग इसको नोट कर लीजिए। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। जो 9वीं अनुसूची है वह भूमि सुधार से संबंधित है, या पहला संविधान संशोधन 1951। फिर जो 10वीं अनुसूची है वह दल बदल से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची जो संबंधित है वो पंचायत से संबंधित, 73वां संविधान संशोधन 1973, 1993, 92। 12वीं अनुसूची जो है वह नगर निकाय से संबंधित है, नगर पालिका नगर निगम, 74वां संविधान संशोधन 1992। आज हमने पॉलिटी के अंतर्गत जनरल बातों को सीखा है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।